तो आज मैं बात करूंगा एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के बारे में जो कि रिलेटेड है मार्वल और डीसी से। ये वीडियो एक फेनोमेना से रिलेटेड है जो हर कुछ साल में मुझे दिख रहा है, मतलब एक रीअकरिंग पैटर्न की तरह। हर कुछ साल पे मार्वल और डीसी ये पैटर्न फॉलो करते ही हैं। और वो पैटर्न क्या है, तो अगर तुम सुपर हीरो मूवीज़ के ट्रेंड को काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहे हो तो तुमने नोटिस किया होगा कि हर कुछ साल पे दोनों मार्वल और डीसी एक ही तरह की मूवीज़ को रिलीज़ करते हैं। जैसे मूवीज समवट सिमिलर प्लॉट पॉइंट्स को फॉलो करती हैं। जैसे कि अगर 2016 की बैटमैन वर्सेस सुपरमैन और कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर को देखें तो दोनों का प्लॉट लगभग सेम ही था, जहां सुपर हीरो के एथिक्स और उनके फ्री विल पर एक क्वेश्चन बन रहा था कि कौन सुपर हीरोज़ को ये अथॉरिटी देता है कि वो दुनिया में जहाँ जा कर के जो करना चाहें, जिसे बचाना चाहें, वो बिना किसी परमिशन लिए वो सारे काम कर सकते हैं। मतलब किसी दूसरी कंट्री में जा कर के वहाँ के लोगों को उड़ाना हो या वहाँ के लोगों को बचाना हो, उन्हें परमिट लेने की ज़रूरत नहीं है सरकार से। और मेन क्वेश्चन यही था कि क्या सुपर हीरोज़ को सरकार के कायदे कानून के हिसाब से चलना चाहिए जैसे बाकी दुनिया चलती है? क्या सुपर हीरोज़ के पास फ्री विल होनी चाहिए? क्या उनकी ताकत पे कोई चेक एंड बैलेंस के लिए कानून होना चाहिए? और इसी सवाल को मद्देनज़र रखते हुए दो कैरेक्टर्स जो कि मार्वल में भी हैं और डीसी में भी हैं और समवॉट दोनों यूनिवर्सेस का फेस हैं, वो आपस में भिड़ जाते हैं। जिसमें से एक कैरेक्टर जो होता है वो कोई बॉय स्काउट टाइप कैरेक्टर होता है और दूसरा कैरेक्टर एक मिलियनेयर होता है। और इन दोनों के बीच की इस कॉन्फ्लिक्ट को आग लगाने का काम करता है कोई तीसरा बंदा। अब दोनों ही मूवीज में ये जो बॉय स्काउट टाइप कैरेक्टर हैं, मिलियनेयर कैरेक्टर हैं, ये लगभग पूरी मूवीज में लड़ते ही रहते हैं। इनके बीच में बहसबाजी और लड़ाई होती ही रहती है। बट मूवी का क्लाइमैक्स आने से जस्ट पहले ही इनके बीच में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। अब अगर तुम ये सोच रहे हो कि टोनी तो कैप्टन से लास्ट तक लड़ा था सिविल वॉर में, तो यार वो टोनी का पर्सनल मैटर था। वो जो लड़ाई हुई थी वो मूवी के मेन कॉन्फ्लिक्ट से बिल्कुल अलग थी। और दोनों ही मूवीज में नए कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है बिल्कुल एब्रप्ट तरीके से। मतलब कि ना उनकी कोई बैक स्टोरी है, वो कहाँ से आया है कुछ नहीं पता, बस इतना बोल दिया जाता है कि इनकी स्टोरी आने वाले कुछ सालों की मूवीज में कंटिन्यू होंगी। इसके अलावा अगर हम 2017 की वंडर वुमन और थॉर रैग्नारॉक को देखें तो दोनों में भी भर की सिमिलरिटीज है। जैसे कि दोनों लीड कैरेक्टर्स गॉड हैं अपने रिस्पेक्टिव ट्रियो के। दोनों ही इन मूवी के विलेन के हंट पे निकले हुए हैं, जिससे उन्हें खतरा है या फिर उनके जैसों को खतरा है। दोनों ही मूवी में जो मेन विलेन है वो इनका या तो भाई है या तो बहन है। और दोनों ही मूवी में ये जिसकी केयर करते हैं या जिसे प्यार करते हैं, ये दोनों उसे खो देते हैं। प्लस ये दोनों अपना बर्थ ऑफ प्लेस भी खो देते हैं। और फिर इसके अगले साल आती है 2018 में ब्लैक पैंथर और एक्वामैन, जिसमें हमें दोनों मार्वल और डीसी के एक ऐसे किंगडम के बारे में दिखाया जाता है जो बाकी दुनिया से छिपा हुआ है। अब अगर इन दोनों मूवीज की कहानी को देखें तो दोनों ही मूवीज में कैरेक्टर के राजा बनने की जर्नी दिखाई गई है। दोनों ही मूवीज में दो भाइयों के बीच गद्दी के लिए लड़ाई दिखाई गई है। दोनों ही मूवीज में हमारा जो मेन लीड है वो अपने पेरेंटल फिगर से मिलने के बाद ही सही रास्ते पे आगे बढ़ पाता है। और दोनों ही मूवी का क्लाइमैक्स जो है वो एक वॉर जैसी सिचुएशन से स्टार्ट होता है। तो तुम शायद ये पैटर्न देख पा रहे हो। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन्हीं कुछ सालों में ये पैटर्न अकर हुआ है। अगर तुम 2023 में आने वाली दो मूवीज को भी देखो, जो कि है ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर और एक्वामैन द लॉस्ट किंगडम, तो उन दोनों में भी तुम्हें भर की सिमिलरिटीज मिलेंगी। जैसे कि दोनों ही मूवी के अगर तुम मेन प्लॉट को देख लो तो दोनों ही मूवी में पानी इन्वॉल्व है और दोनों ही मूवी में कोई लॉस्ट किंगडम है जिसके रीअकरेंस की वजह से ही सारी कहानी शुरू हो रही है। दोनों ही मूवीज में भर के पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है। अब देखो एक्वामैन में इतनी पॉलिटिक्स नहीं इन्वॉल्व है, लेकिन हाँ उससे पॉलिटिक्स तो इन्वॉल्व। और फिर इसके अलावा अगर तुम 2025 में आने वाली फैंटास्टिक फोर द फर्स्ट स्टेप और सुपरमैन को देखते हो तो यहाँ पे भी ये पैटर्न तुम्हारा जो है वो रिपीट हो रहा है। दोनों ही मूवीज एक अल्टरनेट यूनिवर्स में सेट है। दोनों ही मूवीज के रिस्पेक्टेड सुपर हीरोज कई साल से सुपर हीरोगिरी कर रहे हैं, मतलब वेल एस्टैब्लिश्ड है अपने यूनिवर्स में। प्लस दोनों ही मूवी एक बहुत ही एब्रप्ट तरीके से स्टार्ट होती है, जहां हमें टेक्स्ट के फॉर्म में या फिर एक मोन्टाज के फॉर्म में दिखा दिया जाता है कि इन सुपर हीरोज की लाइफ में अब तक क्या क्या हुआ है, जिसको देख करके ऐसा लगता है कि कहानी यार आधे से शुरू हो गई है, जहां या तो हमसे कुछ छूट गया है या फिर कुछ बड़ा हो रहा है। फिर इसके अलावा दोनों ही मूवी में एक एस्केप सीक्वेंस है जिसमें ब्लैक होल इन्वॉल्व है। दोनों ही मूवी में पेरेंटिंग किसी तरीके से इन्वॉल्व है। दोनों ही मूवी एक थीम के साथ आती है जो ऑडियंस को कुछ दिखाती है। प्लस दोनों ही मूवी में एक सॉर्ट ऑफ डिकोडिंग या इन्वेस्टिगेटिंग सीन है जस्ट क्लाइमैक्स से पहले, जहां जॉनी स्टॉर्म ये डिकोड कर रहा होता है कि शारावाल की लैंग्वेज क्या है, वहीं लुइस लेन ये डिकोड कर रही होती है कि लेक्स लूथर का बुराबिया के साथ कनेक्शन क्या है। इसके अलावा दोनों ही मूवी फ्यूचर के लिए कुछ ज़्यादा सेटअप नहीं करती है। जैसे मार्वल और डीसी को ये पता चल गया है कि कनेक्टिविटी मेंटेन करना कितना ज़्यादा मुश्किल है और उनसे हो नहीं पाएगा, तो वो सब्जेक्ट को छू ही नहीं रहे हैं। तो यहाँ पर कॉन्स्पिरेसी क्या है? तो देखो कॉन्स्पिरेसी ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि मार्वल डीसी की कॉपी करता है। अब तुम पूछोगे ऐसा क्यों? तो देखो सबूत है मेरे पास। तो अगर तुम्हें 2017 की एब्सोल्यूट सिनेमा मूवी जस्टिस लीग के बारे में पता हो और उसके पीछे की बवाल के बारे में पता हो तो तुम शायद ये बात जान रहे होगे कि जस्टिस लीग 2 और 3 भी आने वाली थी, जिसकी स्क्रिप्टिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी थी।
और उसके कैंसिल होने के बाद जैक स्नाइडर ने भी कुछ स्टोरी बोर्ड्स लीक किए थे और कुछ स्टोरी बोर्ड्स अपने आप भी लीक हुए थे स्टूडियो की तरफ से, जहां हमें इन दोनों मूवीज के प्लॉट के बारे में कुछ डिटेल पता चली थी, जो कि क्या थी, एक बड़े से इवेंट के बाद 5 साल का गैप होना, टाइम ट्रैवल इन्वॉल्व होना, हमारे बिलियनियर कैरेक्टर का खुद की लाइफ को सैक्रिफाइस कर देना और क्लाइमैक्स में एक बड़ी वॉर सीक्वेंस होना। अब जरा सोच के देखो 2018 और 2019 में तुमने ये सेम सिचुएशन किस मूवी में देखी है? इन्फिनिटी वॉर एंड एंड गेम, जहां जस्टिस लीग 2 का प्लान था कि डार्क साइड अर्थ पे आकर के एंटी लाइफ इक्वेशन को पा लेता है और फिर उसके बाद दुनिया पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। जहां जस्टिस लीग 3 में हमें 5 साल का टाइम गैप दिखाया जाता है, जहां बैटमैन और उसकी टीम इंक्लूडिंग फ्लैश, साइबॉर्ग, मीरा, वही एक्वामैन की बीवी एंड सम अदर कैरेक्टर्स टाइम में पीछे जा करके सुपरमैन की ब्रेन वॉशिंग को रोकने की कोशिश करना चाहते हैं। एंड उसी तरीके से इन्फिनिटी वॉर में 2018 में थैनोस अर्थ पे आकर के लास्ट इन्फिनिटी स्टोन कलेक्ट करता है और फिर उसके बाद वो एक स्नैप के बाद सारी दुनिया की 50% पॉपुलेशन को खत्म कर देता है, जिसके बाद 5 साल का एक हमें गैप दिखाया जाता है और फिर उस सिचुएशन को रिवर्स करने के लिए हमारे हीरोज टाइम में पीछे जाने की कोशिश करते हैं। और इसके अलावा भी अगर तुम 2019 से लेकर के 2023 का पीरियड देखो तो जहां DCU एकदम बंद होने की कगार पे आ गया था, यानी कि उनके पास कोई अच्छी स्टोरीज थी नहीं, वहीं मार्वल का भी डाउनफॉल स्टार्ट हो गया था। तो हम क्या समझे, मार्वल इतने साल से DCU को कॉपी करके आगे बढ़ा रहा था? तो देखो ऐसा है भी और शायद ऐसा नहीं भी है। रुको एक मिनट समझाता हूँ। अब देखो तुम्हें और मुझे पता है कि एक मूवी को बनने में काफी टाइम लगता है। जैसे एक मूवी की स्क्रिप्टिंग कुछ साल पहले ही कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद 1-1.5 साल उसकी शूटिंग चलती है एंड पोस्ट प्रोडक्शन चलता है और उसके बाद वो कहीं रिलीज होती है, जिसकी वजह से मूवी की जो स्क्रिप्ट है वो शायद 2 साल 3 साल या कभी कभी 5 साल 10 साल भी पुरानी हो जाती है। तो इसीलिए ये ज्यादा फिजिबल होता है कि मूवी की स्क्रिप्ट में शूट करते करते ही कुछ चेंजेस किए जा सके करंट टाइम को लेकर के। और क्योंकि कभी स्क्रिप्ट लॉक नहीं होती किसी मूवी की एंड तक, हाँ मेजर प्लॉट पॉइंट्स आपके जरूर ऐड हो जाते हैं, लेकिन माइनर जो डिटेल्स होती हैं और कभी कभी मेजर प्लॉट पॉइंट भी वो भी फिक्स नहीं होते हैं और उन्हें मूवी शूट करने के साथ साथ ही फिगर आउट किया जाता है। जैसे कभी कभी मूवी में कुछ ऐसे सेट सीक्वेंसेस होते हैं जिसको देख करके लगता है कि यार इस सेट सीक्वेंस पे तो ये प्लॉट ज्यादा बेटर सूट कर रहा है, तो स्टूडियो मूवी बनाते टाइम उस प्लॉट के साथ आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मार्वल और DC को एक दूसरे के आइडिया के बारे में कुछ चीजें पता चल गई हो और वो ये सोचते हो कि यार ये आइडिया तो काम करेगा आगे जा करके, तो हो सकता है वो उसे अडेप्ट कर लेते हो। अब देखो यार, तुम्हें और मुझे ये पता है कि मूवी की शूटिंग से लेकर के मूवी के रिलीज तक कितने सारे लीक्स आ जाते हैं और एक ही टाइम पे कितनी सारी सुपर हीरो मूवीज साथ में शूट हो रही होती है। तो अगर तुम्हें और मुझे पता चल जा रहा है तो स्टूडियोज को तो ये बात बहुत पहले ही पता चल जाती होगी यार दूसरे घर में क्या खिचड़ी पक रही है, और कहीं पसंद आ गया तो उठा के चेप लो। तो देखो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मार्वल ही DC की कॉपी कर रहा है, DCU ने तो पूरा का पूरा मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स बनने की कोशिश की थी और उसी चक्कर में उनकी बर्बादी भी स्टार्ट हो गई। और अब अगर देखा जाए तो MCU DCU बनने की कोशिश कर रहा है, जेम्स गन का DCU, नॉट DCEU। तो इस वीडियो का मतलब क्या हुआ? तो इस वीडियो का मतलब सिर्फ इतना सा है कि सालों फालतू में हेट फैलाना बंद करो मार्वल और DC के नाम पे, क्योंकि भाई दोनों स्टूडियोज को घंटा फर्क नहीं पड़ता है। इफ आइडिया इज गुड इवन दो इट इज कॉपीड, इट इज गुड टू गो। और तुम साले फालतू जो है इंस्टाग्राम पे जाकर के कमेंट सेक्शन में फालतू चीजें लिखते रहते हो कि भाई DCU ज्यादा बेटर है, MCU ज्यादा बेटर है, दोनों एंजॉय करो और मजे मारो। लेकिन यार देखो कुछ भी कहो, DCU भले कॉपी करता हो या बेटर मूवी बनाता हो, फेवरेट तो अपना MCU ही रहेगा, क्योंकि यार अपना बचपन उसके साथ जुड़ा हुआ है। ओके, तो अब मुझे नहीं लगता है कि इस वीडियो को देखने के बाद तो मार्वल की मूवी वैसे देख पाओगे जैसा कि तुम देखा करते थे। और हाँ, जितनी बार भी ये फेनोमेना अकर हुआ है, मार्वल ने DC से ज्यादा बेटर परफॉर्म किया है, इवन इन देयर डाउनफॉल। तो अगर फैंटास्टिक फोर सुपरमैन से ज्यादा कलेक्शन कर जाए या फिर फैंटास्टिक फोर सुपरमैन से ज्यादा बड़ी हिट मूवी बन जाए तो बिल्कुल भी सरप्राइज मत होना, क्योंकि ये होता आया है और मोस्ट प्रोबेबली होता रहेगा। बाकी तुम्हें क्या लगता है कमेंट्स में बताना मत भूलना, एंड अंटिल देन सी यू इन द नेक्स्ट वन।